नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं, इटली के दौरे पर हैं। बस अब से थोड़ी देर में G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी वेटिकन सिटी में गए, पोप से मुलाकात की। 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप से मुलाकात काफी अहम रही, महत्वपूर्ण रही। इससे पहले उनका जबरदस्त वहां पर स्वागत भी किया गया। लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया से ये उम्मीद कर रहा है कि धरती को बचाने के लिए धरती के बढ़ते तापमान को खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए और इस पर विभिन्न देशों द्वारा अपने लक्ष्य भी तय कर लिए गए हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन वेटिकन सिटी में पोप से मुलाकात रही और G20 में जब ग्लासगो में एक जलवायु परिवर्तन पर बड़ा सम्मेलन हो रहा है तो प्रधानमंत्री का जो अब से कुछ देर बाद संबोधन होगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। आज हम आपको LAC पर भारत के आधुनिक हथियारों से लैस ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इससे आप चीन के साथ युद्ध वाले हालात की सुपर तैयारी समझ सकते हैं। इसमें LAC पर तैनात किए गए भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों की टेस्ट फायरिंग है। भारत की, हमारे देश की इस तैयारी से चीन की सेना के टॉप सैन्य अधिकारियों में खलबली मच गई। चिनूक और रुद्र हेलीकॉप्टर को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम्स और वेपन सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसका अभी इसको अटैक वर्जन बना दिया गया है और इसका रुद्रा नाम दिया गया है। अल्ट्रालाइट टोड हॉविट्जर और मॉडर्न गन सिस्टम। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70 जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर किया गया है। सर्वेलेंस ड्रोन हेरॉन। भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरॉन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की। और 30,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज। भारतीय सेना ने LAC पर चीन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने का पक्का इंतजाम कर लिया है। फिर चाहे जवाब पहाड़ की चोटियों से देना हो या आसमान की ऊंचाई से। कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम। अरुणाचल से लगी चीन सीमा पर सब पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठा रहा है, खास करके जो थ्रेट परसेप्शन चीन की तरफ से बढ़ा हुआ है। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70 जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। भारत में ही इसका पूरा अपग्रेडेशन हुआ है। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का भारत है जो अपनी 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन की नजर तक नहीं पड़ने देगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने पिछले 1 साल से कम 30,000 से ज्यादा सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया है। आज तक की टीम जब अरुणाचल प्रदेश के LAC पर पहुंची तो वहां चीन से जंग की तैयारियों की रियल टाइम रिहर्सल चल रही थी। दुश्मन का हमला इस वक्त हो रहा है। इस एक्सरसाइज में दुश्मन के टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं। ये धमाके की आवाज भी आई है और इस वक्त हम इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी के उस हिस्से में हैं जहां पे हमारी आर्टिलरी फायरिंग, भारतीय सेना की आर्टिलरी फायरिंग कंट्रोल की जा रही है। हम यहां समझेंगे कि किस तरह से इस आर्टिलरी फायर को कंट्रोल किया जा रहा है इस अटैक को रिपल्स करने में।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक खास किस्म का कंप्यूटर है जिसे हम एनहांस टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। इस कंप्यूटर के ये कंप्यूटर जो है आर्टिलरी के हर डिटैचमेंट में जो है डिप्लॉयड होता है। जैसे यहाँ ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो कि मैं इस कंप्लीट लोकेलिटी के साथ डिप्लॉयड हूँ और मैं यहाँ से दुश्मन की एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दुश्मन की एक्टिविटीज यहाँ से क्लियरली नजर आ रही हैं। अगर टैंक्स मूव कर रहे हैं या उनकी अगर मेरे पास इनके साथ साथ मेरे पास ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट भी है, जैसे मैं बाइनोकुलर्स देख सकता हूँ, मैं और भी जरियों से उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, ये लगातार दूसरी सर्दी होगी जब दोनों देश एलएसी पर अपने सैनिक तैनात करके रखेंगे। लेकिन तैनाती सिर्फ भारतीय सैनिकों की ही नहीं। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से, और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं। ये रिकॉनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो आर्मी एविएशन का अकेला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की तीसरी आंख भी तैनात हो चुकी है, जिसका नाम है हेरॉन। ये मेड इन इजरायल ड्रोन हर मौसम में, हर मिलिट्री ऑपरेशन में एलएसी पर चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। अरुणाचल प्रदेश में तवांग से बॉर्डर पोस्ट तक सैनिकों और हथियारों की आवाजाही को आसान बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें और सुरंगें बनाई जा रही हैं। करीब 20 बड़े पुल तैयार किए जा रहे हैं जो टैंक जैसे भारी वाहनों के वजन सह सकते हैं। नीचीफू और सेला पास से 2 ऐसी सुरंगें बनाई जा रही हैं जिनसे इलाके में पूरे साल आवाजाही आसान होगी। आज तक की टीम ने नीचीफू सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। हम इस वक्त नीचीफू टनल में हैं जो कि 6 किलोमीटर लंबा है और इस जगह पर 12 महीने कोहरा बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। इसके कारण गाड़ियों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस सुरंग बनने के बाद ये मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा, ना सिर्फ सिविलियंस के लिए बल्कि सेना के लिए भी। एलएसी पर भारतीय सेना की जो तैयारियां आज हैं, वो पहले कभी नहीं थी और ये चीन को चेतावनी भी है और ओपन चैलेंज भी, जिसने अगर एलएसी पर जरा भी कोई छेड़खानी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। चीन की सेना जॉइंट ऑपरेशंस की काफी एक्सरसाइजेस कर रहा है और इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सर्वेलेंस ग्रिड में बढ़ोतरी की है और रात और दिन में हर एक गतिविधि जो चीनी सेना की होती है वो भारतीय सेना के कैमराज में कैप्चर हो जाती है। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे के साथ रूपा से अभिषेक भल्ला, आज तक। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेने वाली ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली, जहां भारतीय सैनिक चीन से युद्ध की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस और भी चल रही है दुनिया के दूसरे कोने के अलास्का में। 0 से नीचे तापमान में पहाड़ की चोटियों के बीच भारत और अमेरिका की सेनाओं ने एक दूसरे की युद्ध की तैयारियों को बहुत नजदीकी से परखा। सात 7,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से 15 डिग्री कम तापमान के बीच
दुनिया की 2 ताकतवर सेनाएं और 48 घंटों की वॉर एक्सरसाइज। ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 15 अक्टूबर से चल रही जॉइंट वॉर एक्सरसाइज के आखिरी दिन की हाइलाइट्स हैं। जिसमें एक वॉर सिचुएशन को क्रिएट किया गया। भारतीय और अमेरिकी सैनिकों को 25 अक्टूबर की रात में चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए पहाड़ों पर भेजा गया। जहां दुश्मन कब्जा जमाए बैठा था। जबरदस्त सर्दी के बावजूद दोनों सेनाओं के सैनिकों ने एक साथ मिलकर लगातार घंटों चले ऑपरेशन में दुश्मन के ठिकानों पर रेड डाली। और पहाड़ पर मौजूद दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे तबाह करने का अभ्यास किया। इस पूरे डमी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर और AK-47 और मेड इन इंडिया इंसास राइफल्स पर अपने हाथों का जादू दिखाया। तो अमेरिकी सैनिकों ने M4 और M16 राइफलों से दुश्मन पर निशाने साधे। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने IED डिफ्यूज करने की प्रैक्टिस भी की और खून जमा देने वाली ठंड में जोश दिला देने वाले हुनर को भी कसौटी पर परखा। और इस पूरी वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारतीय सैनिक कहीं भी अमेरिकी सेना से पीछे नहीं थे, बल्कि एक कदम आगे ही रहे। दोनों सेनाएं सब जीरो टेम्परेचर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिसमें रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और माउंटेन वॉरफेयर भी शामिल है। इस एक्सरसाइज के दौरान हमने US आर्मी के मिलिट्री ट्रेनिंग को समझा है और हमारी ट्रेनिंग को दर्शाया और कोऑर्डिनेट किया है। So far they're doing a superb job, both the Indians and the US, and they're gelling together, coming together. There's, as you know, there's a number of commonalities between the US Army and Indian Army. We do a lot of things in a very similar way. भारत और अमेरिका के बीच ये वॉर एक्सरसाइज हो तो अलास्का के पहाड़ों में रही थी, लेकिन चीनी सेना को ठंड लद्दाख में महसूस हो रही होगी, जिसे लगातार दूसरे साल सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों पर भारतीय सेना का मुकाबला करना है, जो अलास्का में अमेरिकी सैनिकों के साथ चीनी सेना को ठंडा रखने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर भारतीय सेना रियल वॉर जोन में एक्शन के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो। पेट्रोल डीजल के दामों में जारी महंगाई अगले साल महा महंगाई में बदलने के लिए तैयार बैठी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल तक कच्चे तेल के दाम 30% तक बढ़ सकते हैं। अगर यह आशंका सच सिद्ध हुई तो सरकार ने कोई रियायत नहीं दी तो अगले साल पेट्रोल 150 रुपए में आपको हमें खरीदना पड़ सकता है। पेट्रोल की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा बना लिया है। इनकी कीमतों में रोजाना करीब 30 से 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर आने वाले दिन पेट्रोल और डीजल के दाम कहां जा सकते हैं, इसका अनुमान गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट से मिला है। दरअसल फिलहाल कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गई है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर जो दावा किया गया है, उससे आशंका है कि अगले साल से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए हो जाए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो फिर पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी देश के कुछ हिस्सों में 140 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इस समय इंटरनेशनल कच्चा तेल जो है वो $82 का है और भारतीय रुपया जो है वो 75 के पास है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में 40 रुपए प्रति लीटर यहां पर कच्चा तेल बैठता है। और भारत में एक्साइज और वैट
और रिफाइनरी चार्जेस अगर लगाकर देखें तो वो 107 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर इनमें से या तो भारत का रुपया यहां पर अगर डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता है या फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो बहुत जल्द पेट्रोल के दाम 150 रुपए तक हो सकते हैं। फ्यूल की कीमतों को इस स्तर तक ले जाने में बड़ा रोल सरकार के टैक्स ना घटाने का रहेगा। इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम उछलते रहेंगे। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। जल्दी ही इनके $110 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। यानी आज के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में 30% का इजाफा हो जाएगा। इस 30% बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर और डीजल 140 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चाहे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ें या घटें, अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों ने वैट में कटौती नहीं की तो फिर ये दाम कच्चे तेल के अनुपात में ही घटेंगे या बढ़ेंगे। पेट्रोल के दाम 2021 में अभी तक 21% बढ़ गए हैं। अगर इन पर 2014 के हिसाब से टैक्स लगाया जाए तो ये सेंचुरी लगाने की जगह 66 रुपए प्रति लीटर पर होते। ऐसे में अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो इकोनॉमी की ग्रोथ पर मंडरा रहे महंगाई के डंक को बेअसर करने के लिए टैक्स घटाती है या नहीं। आदित्य की राणा, आज तक। दशहरे के दौरान सोना खरीदने वालों ने बीते 20 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर सोने की बिक्री 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसका कारण है धनतेरस पर पारंपरिक खरीदारी करने वालों के साथ ही कोरोना काल में पैसा बचाने वाले लोग भी अब जमकर ज्वेलरी और सोना खरीद सकते हैं। फेस्टिव सीजन में देश में क्या नहीं बिकता। गाड़ियां बिकती हैं, घर बिकते हैं, मोबाइल समेत तमाम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिकते हैं। देश में साल भर में होने वाली कुल बिक्री का 30 से 40% सामान त्योहारों के दौरान बिकता है। इस बार तो हर सामान की बिक्री नए रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। कुछ इसी तरह सोने की बिक्री भी इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ने को बेकरार है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद घटी कीमतों ने जैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है। कॉटन पॉलिश के अंदर 27.74 का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 153.98% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्लेटिनियम ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड अमेरिका के अंदर होने के कारण 234.84% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टेडेड गोल्ड ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा 64.42% और लेब्रॉन डायमंड के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है। 212% 71% का ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन में नवरात्र से लेकर दिवाली और भाई दूज तक सोने की खरीदारी को शुभ समझा जाता है, लेकिन त्योहारों के सिलसिले के बीच धनतेरस सोने की खरीदारी का सबसे बड़ा दिन है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक धनतेरस में सोना पिछले 40 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। IBJA के मुताबिक दशहरे में सोने की बिक्री 20 साल में सबसे ज्यादा रही है। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक पिछली धनतेरस पर 40 टन सोने की बिक्री हुई थी, जो 2019 से करीब 30% ज्यादा थी। 40 टन सोने की कीमत 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि 2019 में बिके सोने की कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस साल शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जोरदार बिक्री होगी। बिक्री के बढ़ने की एक बड़ी वजह लॉकडाउन के दौरान घर में रहने पर हुई बचत भी है। काफी लोग बीते 1.5 साल से घरों में रह रहे हैं और देश या विदेश में कहीं घूमने नहीं गए हैं। इसके अलावा इस दौरान लोग आयोजनों से भी दूर रहे हैं। रेस्टोरेंट और आउटिंग जाना भी काफी हद तक बंद रहा है। ऐसे में शादी ब्याह और पारंपरिक बिक्री के साथ ही इस बचे पैसे से भी लोग सुरक्षित और फायदेमंद निवेश के लिए गोल्ड की खरीदारी करेंगे। आदित्य के राणा, आज तक।